बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और कुछ हम सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन आगाज़ आपको पता है हम हमेशा की तरह करते हैं अच्छी बात से। तो आज की अच्छी बात क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, बदनसीब की तीसरी अलामत यह है वरग़बतु फ़ी दुनिया, जिसकी दुनिया में रग़बत ज़्यादा हो, आखिरत का शौक़ ना हो। दुनिया की रग़बत का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में दुनिया की रग़बत मौजूद है? उसका आसान तरीक़ा ये है, जब अल्लाह का मुनादी निदा करके कहता है हय्य अलस्सलाह हय्य अलस्सलाह, आया हम अपना कारोबार बंद करके नमाज की तरफ जाते हैं या नहीं जाते? अगर नहीं जाते, कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। इससे मालूम हुआ हमारे दिलों में दुनिया की महब्बत मौजूद है और ये बदनसीबी की अलामत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बदनसीब होने से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात और आज की खबरों की तरफ भी हमने जाना है। आपको बताना है कि शहर में असल में हो क्या रहा है। खबरों की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आप लोगों को बताना कि मौसम आज इस वक्त कैसा है, दिन भर कैसा रहेगा। सेगमेंट शामिल करते हैं टुडेज़ वेदर। मायदा है हमारे साथ, उनकी तरफ चलेंगे। जी मायदा, कहिए मौसम इस वक्त शहर का कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात करें तो आज सुबह के औकात में शहर पर हल्की धुंध का राज है, जिसके बायस जो है सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। उसी के साथ हल्की किरणें भी देखने में नज़र आ रही हैं। धूप जो है वो 10 बजे के बाद जो है वो निकल आएगी, तो शहर में जो है वो थोड़ा सा मौसम तब्दील आज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दूसरी जानिब शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसके ग्राफ में भी उतार चढ़ाव जारी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल आज 232 रिकॉर्ड किया गया, जो शहरियों के लिए काफ़ी अनहेल्दी रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से हमारे शहरियों को यही एहतियाती तदाबीर जारी की जाती हैं कि बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, क्योंकि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में इजाफा देखने में नज़र आता है, उससे वायरल इन्फेक्शन जो है वो बुरी तरह से मुतासिर करते हैं हमारे शहरियों को। तो मास्क लगाकर दौरान सफ़र जो है वो उन्होंने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। दूसरी जानिब मौसम महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जे हरारत जो आज रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उसी के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 24 तक जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और उसी के साथ बारिश की बात करें तो ताहाल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की आइंदा हफ्ते में भी कोई पेशगोई साबित नहीं की गई, जिसके बायस जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह भी इसी तरह से बरकरार रहेगी। हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 90% वो भी रिकॉर्ड किया गया है। जब तक बारिशें नहीं होती, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरह से रहेगा शहर में। और हमारे शहरी जो हैं वो बाहर निकलते वक्त जो है खुद एहतियात करें और दौरानी सफ़र जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। ठीक है जी, मास्क का इस्तेमाल तो अब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। जितना आप इस्तेमाल मास्क का करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं जी। अब बढ़ते हैं, खबरें हमारे पास कौन सी हैं। पहली खबर, शहर में सालाना 2 लाख वारदातें। शहर क्राइम में कराची को भी पीछे छोड़ने लगा। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा, ट्रांसपोर्टर, ताजिर और अवाम चीख उठे। क्रिकेट के नाम पर ट्रैफिक जैम का अजाब बरकरार, शहरी इंतजामिया को बुरा भला कहकर भड़ास निकालते रहे। और लेस्को मुलाजमीन की मिली भगत से बिजली चोरी, डिफेक्टिव कोड की आड़ में मीटर भी गायब। ये है आज की हमारी खबरें। आगाज हमने करना है शहर में चोरी डकैती की वारदातों से, फिर पेट्रोल के मसाइल, फिर जी ट्रैफिक के मसाइल, इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, शहरियों को ये मसला है, और फिर लेस्को की मिली भगत से अवाम कितनी परेशान है। मतलब आयशा, आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिली थी कि हम थोड़ा सा लोगों का मूड ही खुशगवार कर देते? खैर, ये आम आवाम के मसाइल हैं, हमारे मसाइल हैं, हम भी बाहर जाते हैं, हमें भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो ज़रूरी है इनको डिस्कस करना
कि शायद किसी को होश आ जाए और ये मसाइल जो हैं हमारे हल होना शुरू हो जाए। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अकमल सुमरू और आमिर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल रहा है? अल्लाह के। अच्छा जी, मैं आउज़ बिल्ला पढ़ लूँ और ये ना हो कि वो हमेशा की तरह हम बात कुछ करने लगते हैं और ऐसा इख्तलाफ शुरू होता है, ऐसा इख्तलाफ। फिर आज कुछ खबरें ऐसी हैं, मुझे लग रहा है कि हालात जो है ना कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। नहीं नहीं, ना पढ़ेंगे। अगर आप पूरा पढ़ देते इसको तो शायद अकमल सुमरो गायब हो जाते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला अपना मानते हैं ये वैसे ना। अच्छा जी, चले हम चलते हैं पहली खबर की तरफ। ना मसला जो है ना वो बरहक है। मैंने लगता है आगाज कर दिया है। मान लिया, मतलब उन्होंने खुद ही मान लिया, उनका बरहक है, मसला बरहक है। चलें जी, कुछ सीरियस नोट पे हम पहली खबर की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। मैंने कल भी कहा था कि कंपैरिजन हम करते थे अक्सर कि कराची के हालात ये हैं और आज हम खुद उस स्टेज पर ही आना शुरू हो गए हैं। सालाना 2 लाख वारदातें, यानी एक साल में 2 लाख वारदातें। और आमिर भाई आप एग्री करेंगे, ये वो वारदातें हैं जो कि रजिस्टर्ड गली मोहल्लों में छोटी छोटी जो वारदातें, लोगों ने तो अब शिकायतें करना छोड़ दिया, जाते नहीं है। बिल्कुल सही आपका बात का अंदाज भी ठीक है और आपने बात भी ठीक की कि जो गली मोहल्ले में छोटी छोटी वारदातें होती हैं, किसी से छोटा सा मोबाइल छीन ले तो वो कहता है यार। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे साथ जब वारदात हुई, घर के बाहर गन पॉइंट पे रोका, फिर एक सिलसिला शुरू हो गया टेलीफोन कॉल्स का और मैं उससे आमिर भाई इतना तंग आ गई। मतलब मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कराना, सीसीटीवी फुटेज दे दी, वो फॉलो अप लेते रहे, कुछ पता नहीं चल रहा और लोग आपको परेशान इतना करें। आपके थानों का जो माहौल है उसमें लोग जाना नहीं चाहते और खुसूसी तौर पर खवातीन जाना नहीं चाहती हैं। बिल्कुल, वो कहता है कौन जाए, कौन पर्चा दर्ज कराए, फिर उसके बाद अगर वो गिरफ्तार भी हो जाए तो फिर कोर्ट कचहरी में जाकर उसको कौन साबित करेगा। ये एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो गया लूट मार का और इसकी बुनियादी वजह अदम ये समझे कि लोगों को महंगाई की वजह से जो परेशानी है और जो हमारा रोज़गार कम हुआ है, जो लोग बेरोज़गार हुए इन 3 सालों में, उसने ये क्राइम का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे लाहौर शहर के अंदर इस कदर जराइम नहीं हुआ करते थे। मुझे हम अपने अगर बचपन का वक्त याद करें तो कभी ऐसे सुना ही नहीं था कि हर गेट्स खुले होते थे लोगों हाँ, ऐसे ही है। कभी नहीं ये सुना था चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। होती थी लेकिन इस तरह से तो कभी भी नहीं कि आप अपने कभी पोश इलाकों में कोई वारदातें। अब तो कोई इलाका, कोई गली मोहल्ला भी महफूज नहीं। ये तो अगर आप इसको 2 लाख को 365 दिनों पे तकसीम करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सैकड़ों वारदातें रोजाना एक शहर के अंदर हो रही है। और ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये इसको अगर आप कहें तो कराची से भी छोटा शहर है। और इस शहर के अंदर कराची से ज़्यादा वारदातें होने का मतलब ये है कि आपका पुलिस सिस्टम जिसका नाम लेके तहरीक इंसाफ आई थी कि इसको तब्दील किया जाएगा, इसको सियासत से अलग किया जाएगा और इसको नए सिरे से जो है वो इसकी तमीरें नो की जाएगी, कुछ नहीं हुआ। और हुआ ये कि आपने महंगाई करते चले गए, लोग बेरोजगार होते चले गए और उसके बाद वारदातें जो हैं वो बढ़ती चली गई। महंगाई तो आगे होती चली जाएगी, वारदातें कैसी होती चली। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, चलें वो तो एक साइड पे रख दें। आप कह रहे हैं महंगाई की वजह से सारा कुछ हो रहा है, कानून भी तो किसी चीज का नाम है ना आमिर भाई। हाँ है, कहाँ है वैसे? मैं वही तो परेशान नहीं, मैं भी, आप परेशान है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। साहब कोई इसका आपके पास हल है? कहाँ है कानून? देखें, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की रिट नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की रेट ना होने की वजह से महकमा पुलिस का लाहौर में जो अमल है या कार्रवाई है वो इंतहाई काबिल अफसोस भी और बाइस तशवीश है कि शहर में रोज़मर्रा की बुनियाद पर वारदातें होती हैं और एसएसपी हों या एसपी हों, वो कोई 2 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 4 लोगों को पकड़ के पेश कर देते हैं क्राइम रिपोर्टर्स के सामने। टेबल लगा के क्राइम रिपोर्टर्स के सामने हमने ये बहुत बड़ी वारदात पकड़ी है या हमने ये बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है। उसके अलावा जो जितनी भी वारदातें बाकी गैंग्स कर रहे होते हैं उनका कोई अता पता नहीं होता। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुतलका थाने के एसएचओ को मालूम नहीं है। मैं इसी तरफ आने वाली थी। कहते हैं बार बार ये चीज कि जहां कहीं चोरी डकैती की वारदात है और मुतलका थाने के एसएचओ को सब कुछ पता होता है। उसको ये भी पता होता है इस वारदात में मुमकिन तौर पर कौन कौन मुलविस है, कौन सा गैंग ये वारदातें करता है
उस गैंग का सरबराह कौन है, उस गैंग का ठिकाना कहाँ है, वो बैठते कहाँ हैं, वो उठते कहाँ हैं, अगर ये चीज़ उन्होंने चोरी की है तो उनसे बरामद कैसे करनी है, ये सब कुछ उनको पता होता है। मसला क्या है, मैंने क्यों कहा है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की रिट नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जब रिट होगी तो नीचे पुलिस के जो अफसरान हैं, सीसीपीओ से लेकर नीचे तक, एसपी और डीएसपी तक, वो सारे जो हैं वो फिर विजिलेंट रहते हैं। उनको पता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमारा मुहासबा कर सकती है। अब जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपका मुहासबा नहीं कर पा रही, और बाइस तशवीश बात यह है कि दारुल खिलाफा है और यहाँ पर तमाम इंतजामी मशीनरी के तमाम सरबराहान यहाँ पर होते हैं, आईजी है, चीफ सेक्रेटरी हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, गवर्नर हैं, मतलब हर सरबराह जो है वो लाहौर के अंदर होता है, लेकिन इसके बावजूद वारदातें नहीं रुक रही। और इससे भी ज्यादा बाइस तशवीश बात यह है कि इस जदीद डिजिटल अहद के अंदर जहां पर डिजिटल टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप चाहे इनइफेक्टिव है कैमरे आपके सेफ सिटीज के, सारे तो इनइफेक्टिव नहीं है ना, तो उसके बावजूद जो वारदातें होती हैं और उनको ना पकड़े जाना, इसका बराह रास्त असर आम शहरी पर हो रहा है। आम शहरी रोजमर्रा की असर आम शहरी पे नहीं हो रहा, सोमरू साहब जरा बता दें। हुकूमत जो है ना वो फैंटेसी का शिकार है। वो समझती है कि खलाई मखलूक ऊपर से उतरेगी और वो उनको एक वो जादू की छड़ी चलाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इमरान खान साहब एक ऐसा छक्का मारेंगे कि वो छक्का ग्राउंड से उसकी गेंद पता नहीं कहां जाके गिरेगी, उसके बाद पूरी कौम खड़ी होकर तालियां बजाएगी, वाह वाह वाह, कमाल हो गया। ऐसा ही है, मतलब वो इस फैंटेसी का शिकार है। कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं तो बस वो दारुल खिलाफा वाली बात पे हंस रहा था, क्योंकि जब खलीफा हुआ करते थे इस्लामी रियासतों के, तो उनमें जो शहरों को तकसीम किया जाता था, फिर उनको दारुल खिलाफा कहा जाता है। जहाँ खलीफा बैठता है उसी को कहते हैं ना। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन खलीफा जहाँ बैठे तो आप समझ जाए कि हमारा जो खलीफा है इस वक्त नहीं, ये वो खलीफा नहीं है, ये वो खलीफा है। वो खलीफा जो मतलब ये खलीफा है, मतलब ये हकीकी खलीफा नहीं है। ये बुर्ज खलीफा है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, और ये जब तक मुसल्लत रहेगा, जब तक पुलिस को उसके पूरे सिस्टम के साथ तब्दील नहीं किया जाएगा, ये कोई गवर्नमेंट भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं असल वजह वही समझता हूँ आज भी कि महंगाई, बेरोजगारी जो है, अच्छा महंगाई वाली खबर पे हम आते हैं, शरह को इजाफा किया। ऐसे ही है, महंगाई वाली खबर पे हमने आना है, ब्रेक के बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आप तक पहुंचानी है लाहौर एयरपोर्ट से। खबर क्या है जी कि एयरपोर्ट के तरफ धुंध हद निगाह 600 मीटर हो गई है और मुतासिरा। नाज़रीन, हमने कुछ बात करनी है बढ़ती हुई महंगाई की। कल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसी सिलसिले पर हमने बातचीत करनी है। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया और एक अब नया सिलसिला, महंगाई वाला नया तो नहीं, अब इसकी आदत हो जानी चाहिए। खैर, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज और फिर किराए बढ़ेंगे, आम आवाम परेशान होगी। मैंने तो पहले कहा है कि हर चीज से आम आवाम ही जो है वो मुतासर हो रही है। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसपोर्टर, ताजिर और अवाम चीख उठे, यानी ट्रांसपोर्टर भी परेशान, अवाम तो परेशान होगी जिन्होंने सफ़र करना है, दोनों तरह से सफ़र करना है, अंग्रेजी वाला भी, उर्दू वाला भी। सोमरू साहब, देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का जो पूरा ढांचा है ना, ये बतौर कंज्यूमर सोसाइटी ऑपरेट कर रहा है। इसको समझे, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और तीसरी दुनिया में भी हम पसमानदा मुल्क हैं। तो हमारी मईशत पसमानदा होती चली जा रही है, हमें मजीद पसमानदा किया जा रहा है। ठीक है, जो भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में दो चीजों का हमेशा बराह रास्त इम्पैक्ट आता है। सबसे टॉप पे है कि आपका जब डॉलर बढ़ता है तो आपकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, वो इन्फ्लेशन की सूरत में भी आता है, वो महंगाई की सूरत में भी आता है, वो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इम्बैलेंस की सूरत में भी आता है। दूसरा उस वक्त होता है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अब होता यह है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि आपकी पूरी इकोनॉमी की ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जितने भी हैं, अब पेट्रोल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक आम शहरी अपने घर से दफ्तर या मुलाजमत पर या मार्केट या दुकान पर जाता है, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, उस पर आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी होती है। आपकी चीजों के रेट्स बढ़ जाते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, आपको महंगाई का सामना करना पड़ता है। अब हुकूमत का फेलियर क्या है, हुकूमत अपनी मईशत को उठाने के लिए ना तो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर सकी, ना अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकी,
और ना डॉलर को कंट्रोल कर सकी। यही डॉलर जो 96 डॉलर का जो एक बैरल मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, यही रेट 2014 में भी था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 84 रुपए लीटर था। क्यों? कि उस वक्त डॉलर की कीमत कम थी। अब डॉलर की कीमत आप आए रोज बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आपकी मईशत के अंदर इतनी सख्त ही नहीं है कि वो डॉलर का मुकाबला कर सके, और हुकूमत इतनी नाअहल है, और ये गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट के चलाने वाले तरीके इंसाफ वाले वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनसे डॉलर कंट्रोल ही नहीं हुआ। अब वो ये समझ रहे हैं कि डॉलर को हमने अगर एक कीमत पे रोक लिया है तो हमारी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपकी कामयाबी नहीं है, ये मईशत को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रही है। क्यों? कि आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रुपए मार्केट में इंतहाई पसमानदा बल्कि जलील हो रहा है, और हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है। आप देखें, अशिया खुरानोश हो, आपकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया हो, आपको जिंदा रहने के लिए बुनियादी अशिया जरूरियां हो, सही, उस हर चीज की कीमत जो है 100% नहीं, कम से कम 300-300% तक उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। और मुकाबले पर उस शहरी का जो है वो इनकम सोर्सेज बड़े ही नहीं है, बल्कि जो थे वो भी कम हो गए हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। गवर्नमेंट अल्टीमेटली कर क्या रही है? हमें तो ये हैरानी होती है कि गवर्नमेंट को इस बात की परवाह ही नहीं है। महंगाई हो रही है और मुसलसल महंगाई हो रही है, मुसलसल महंगाई होती चली जा रही है। उनको इसे सरोकार नहीं, मेरे ख्याल में उनको क्लियर है एक बात, दुनिया में बड़ी है, मेरे ख्याल में एक बात उनको क्लियर है कि हम पहली और आखिरी दफा आए हैं, जो जूते शूते खाने होंगे वो बाद में हम खा लेंगे, हमें क्या लगे मुल्क के साथ, और हमें दावे तो ये कर रहे हैं कि आगे भी वही आने वाले। दावे जो करने वाले हैं वो दूसरी पार्टियों में जाएंगे ना, उसको समझे। उनको पता है हम हुकूमत में हैं, ठीक है, पार्टी बदल लेंगे, हम तो हुकूमत में हैं, पार्टी ना रहे। कितनी पार्टियां पाकिस्तान में ऐसी बनी खत्म होगी। पाकिस्तान में जब भी हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम डिजाइंड पार्टी के जरिए से चलाया जाता है वो मुल्क को तबाह करता है। ये आप हिस्ट्री उठा के देख लेना। अच्छा जी, बट मुझे आमिर भाई बहुत परेशानी हो रही है, आगे माह मुबारक आ रहा है और हम इस कदर महंगाई, ऑयल, घी हर घर में इस्तेमाल होना है ना। आपको याद होगा जब हम प्रोग्राम किया करते तो मैंने आपसे कहा था ये पेट्रोल जो है ये 200 रुपए लीटर पे जाना है। बिल्कुल, उसका सफर 200 तक, 200 रुपए तक जाएगा। ये माफी दे दे नहीं, मुझे जो अगर पीटीआई की हुकूमत रह गई अगले 1.5 साल भी तो ये 200 रुपए तक जाएगा। उसकी वजह वही है, इसको तो स्टोर भी नहीं कर सकते, कम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप नहीं स्टोर कर सकते ना, कंपनियों ने यहाँ लाहौर से बाहर निकले शेखोपुरा की तरफ, नहीं वो कसूर की तरह 30 दिन की स्टोरेज है। पेट्रोल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो रिफाइंड पेट्रोल है ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको जितना जल्दी इस्तेमाल कर लिया जाए उतना ही इसका बेहतर होता है। गवर्नमेंट जो है अगर 3-3 सालों में 5 वज़ीर ख़ज़ाना बदलेगी कोई पॉलिसी होगी नहीं। ये दावा क्या था कि मेरे पास ऐसे लोगों की टीम है 1200 लोगों की जो इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमें समझ नहीं आ रही थी उस वक्त, किसी बंदे को भी समझ नहीं आई। पुकार रहे थे जर्नलिस्ट, पुकार रहे थे, बोल रहे थे, लिख रहे थे कि इसको ये ना तजर्बेकार आदमी है, इसको पता नहीं है, ये कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इसको आप वो इसने बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला कि हाइब्रिड तरीके से आप एक गवर्नमेंट लेके आए मसनूई तरीके से, जिस तरह से प्लास्टिक के अंदर हम आजकल सब्जियां पैदा कर रहे हैं, ऐसी सब्जियां जो कि बाद में इंसानी सेहत पर क्या असरात डालती हैं। बेमौसम की सब्जी और फल, ये वही बेमौसम का सब्जी और फल है। क्योंकि हमें उस वक्त तब्दीली चाहिए थी, हमें तब्दीली जो है वो चाहिए थी। तब्दीली हमें इसलिए चाहिए थी कि इसहाक डार ने IMF से जांच छुड़वा दी थी। हमें तब्दीली इसलिए चाहिए थी कि वर्ल्ड बैंक से नवाज शरीफ ने जांच छुड़वा दी थी, और हमें ये तब्दीली चाहिए थी कि आके दोबारा कर दे। आमिर भाई, हमने दावे ये सुने थे ना कि कशकोल आगे नहीं जाएगा, हाथ नहीं फैलाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे। पीटीआई का जो मर्जी बंदा है, चाहे कोई MP है, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, उनके वर्कर डाई हार्ड किस्म के वर्कर हमारे ऑफिस में मौजूद है। उनसे मैं एक बात सिर्फ पूछता हूँ, यार बताना नवाज शरीफ कितना कर्जा छोड़ के गया था IMF का। हाँ। तो कैन यू बिलीव उनको यही नहीं पता होता। सर वो बेचारे क्या करें, देखें आप फेडरल कैबिनेट से लेके प्रोविंशियल कैबिनेट तक आए, जो सारे वुज़रा हैं वो पीटीआई के तो नहीं है। अच्छा चले, आपको ये भी मुबारक हो कि अभी तो कल ऐलान कर दिया उन्होंने कि जी कैबिनेट में इजाफा कर रहे हैं। हाँ, अभी वफाकी और सूबाई दोनों में आप अंदाजा करें कि ये वो वज़ीर आज़म साहब वो सियासी लीडर हैं जो कंटेनर पर कहा करते थे कि 13 लोग जो हैं वो चला सकते हैं पाकिस्तान को, आपको 42 लोग क्यों चाहिए। आज 54 की
कैबिनेट है और उसमें इजाफा करने जा रहे हैं। वो तो इसलिए करते हैं ना अपने अपने आप को बचाने के लिए, नहीं वो मुखालिफ नहीं, अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, अकोमोडेट। यानी जितने असल में तो लोग मुशीर कर होंगे रहे उतने ही उनकी फेवर में बोलने वाले भी तो होंगे ना आमिर भाई। ये मैं आपको बताऊं, जो बंदा इस वक्त पीटीआई के अंदर है और वो ये जो अकमल सुमरो ने बात की कि वो पार्टी तब्दील कर लेंगे, अगर पार्टी तब्दील नहीं करेंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये गवर्नमेंट आवाम को, मैं आज सुबह फजर पढ़ने गया भाई, बात सुने, मेरे साथ फजर की नमाज में जो लोग आते हैं उनमें एक ऐसे बुजुर्ग शामिल हैं जो पीटीआई के डाई हार थे और वो हमारे से मस्जिद के अंदर बहस किया करते थे पीटीआई के मुताबिक। आज सुबह उनके लफ्ज क्या थे, आमिर साहब इससे जान कब छुड़वाएंगे? आप अंदाजा करें इस बात का। देखें, अच्छा वो कभी मिसालें दिया पर करते जो नया जो जुल्म होगा ना इस हुकूमत के बाद, वो जुल्म भी नहीं बल्कि जुर्म का है, संगीन जुर्म, नाकाबिल माफ़ी, वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। वो क्या करेंगी कि इसी जमात में से वो लोग अपने अंदर जम करेंगी। हाँ। और उनको जब ये इनको हुकूमत मिलेगी, ये उनकी जमात में बैठ के फिर पीटीआई के खिलाफ बात करेंगे। ये जुर्म और ये जुल्म की दास्तान हमेशा रिपीट होती है हर 5 साल बाद। अगर ये पार्टीज इसको रोक पाई इस दफा और ना लिए लोग, आपको मैं बात मानता हूँ, ये इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स बहुत लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के अंदर होते हुए भी पीटीआई पे तनकीद करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ये बात मत कहें, जहांगीर तरीन ने अगर इनकार किया तो किसी वजह से किया है भाई, उनका पॉलिटिकल कैरियर है इसके ऊपर, सियासी लोग हैं, उन्होंने अपनी सियासत बचानी नहीं है, उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। और मैं जनूबी पंजाब के बहुत सारे पीटीआई के ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बबांगे दोहल जो है वो असेंबली में भी बोले इस महंगाई के ऊपर और वो इन चीजों पर उन्होंने बात भी की। आमिर भाई असेंबली में बोले, आप फायदे की बात छोड़ दें, अभी आप अगर हालात तो जूं के तू हैं, हालात जूं के तू रहेंगे, ये जितना बड़ा डंट पड़ गया पाकिस्तान की इकोनॉमी को, ये निकलते निकलते निकलेगा, इसको निकलने के लिए भी 30-40 साल चाहिए। ये बात आप समझ जाएं, सब लोग समझ जाएं। देखें ये ना पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी या नहीं है, अब नहीं आएंगी नीचे, हम क्या इंतजार करें, नीचे नहीं आएंगी। कोई मौजूदा होगा तो शायद नीचे आ जाएं। अब मैंने तो लोगों को दुआएं करते देखा है कि यार रशिया और यूक्रेन की जंग हो, शायद इससे पेट्रोल नीचे आ जाए, इस तरह की दुआएं जंग मांग रहे हैं लोग। सही बात है। और ये हालात हैं, ये मैं कहना नहीं चाहता था, ये लफ्ज बोलना नहीं चाहता था। आपने जब क्राइम की बात की तो उस वक्त मेरे जहन में था कि हम इस अवाम को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो बिल जलाए करते थे इमरान खान साहब के, ये अभी गर्मियां आएंगी आपको बिल के समझ आ जाएगी। 3 रुपए 80 पैसे तो ये पिछले हफ्ते में आपने प्रोग्राम और आगे फिर मजीद कहा और आगे मजीद उन्होंने कहा कि बढ़नी है, तो पता नहीं क्या होगा। फर्नेस ऑयल से बनती है आपकी बिजली। बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, हमने ब्रेक की तरफ जाने और कुछ बात करेंगे। ब्रेक के बाद शहर में क्रिकेट के मेले सजे हैं और उस पर इंतजामिया से अवाम जो है वो शिकायतें करती नजर आ रही है कि इंतजामिया अच्छे इंतजाम नहीं कर पाई, ट्रैफिक का इशू है, लोग परेशान हैं। ब्रेक के बाद इस पर आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्रिकेट के नाम पर ट्रैफिक जैम का अजाब बरकरार, अवाम परेशान है, इंतजामिया से अवाम शिकायतें कर रही हैं। कुछ लोगों के शॉर्ट्स हमने कल दिखाए भी कि किस तरह से लोग परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लोग शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक वैन ड्राइवर थे जो कह रहे थे कि जी मुझे हर रोज घर जाके बच्चों के यही मुसीबत और यही परेशानी का सामना रहता है कि सब लोग मुझे ये कहते हैं कि जी बच्चों को टाइम पे क्यों नहीं घर पहुंचाया। अब आई डोंट नो। अच्छा जी आमिर भाई, लास्ट शो में आपने मुझे कहा कि ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें, आप फिरोजपुर रोड से ना जाएं। मैं इकबाल टाउन वाली साइड से गई, मैंने ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार किया, वहां पे भी मैं ट्रैफिक जैम क्या था? मेरा ऑफिस से जाने का टाइम यही कोई 2-2:30 बजे का टाइम होता है। वो छुट्टी का टाइम नहीं आप ना एक मिनट भाई बात सुनो। ठहर तो जा, पहले रूट तो मुझे पूछ लेने दे सर। बात आप अब मेरी बात मुकम्मल होने दो अकमल सुमरो साहब। और मेरी बात अगर आप क्या करूं, अगर नहीं आप चले अच्छा बोल आप इनकी सुन लें, छुट्टी के टाइम पे निकले, आपने एक जाना कहाँ था? सब्जाजार। जी बिल्कुल, सब्जाजार जाना था, तो आप क्रीम ब्लॉक से सीधा क्यों नहीं गया, वादल रोड की तरफ क्या लेने गए? और मेरी बात सुनो, आप मुझे समनाबाद जाना था। आमिर भाई समनाबाद से मैं फिरोजपुर रोड से हुई थी। देखो पहली बात मैं आपको गुर की बात बताता हूँ। अगर आप जिंदगी में लाहौर शहर के अंदर रहना चाहती हैं और कामयाब जिंदगी गुजारना चाहती हैं, जहाँ पर ट्रैफिक में फंसे आप, जहाँ पर ट्रैफिक में फंसे, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो,
अपने दिल के ऊपर यूं हाथ रखना है और कहना है आमिर भाई ऑल इज वेल, आमिर भाई ऑल इज वेल, आपको ट्रैफिक गायब मिल जाएगी। अच्छा नहीं, ये सबसे आपको एक और बात बताऊं, ट्रैफिक भी गायब हो जाएगी, ट्रैफिक भी गायब हो जाएगी। दूसरा काम अकमल सुमरो भाई कहता रहे, नहीं बाकी खवातीन से दरखास्त है, आमिर भाई कहें, आमिर ऑल इज वेल, अच्छा आमिर ऑल इज वेल, अच्छा भाई मत कहें। अच्छा, और दूसरा ना, इनके पास एक इल्म नजूम है, उस इल्म नजूम का अल्टीमेट असर ये होता है, इनको पता होता है पहले से यहाँ बैठे किस सड़क पर ट्रैफिक है, किस पे नहीं, और उसका नतीजा देखें कितना खूबसूरत होता है। ये जिस भी सड़क पे जाएं लाहौर की, वहां पे ट्रैफिक नहीं होती, ये आराम से, हाँ ये आराम से गुजर जाते हैं। मुझे लगता है ये जाते हुए गायब हो जाते हैं एकदम ना। मतलब पूरा शहर लाखों की आबादी का शहर में मुब्तला है। एक सवाल का आमिर भाई कहते हैं, एक सवाल का जवाब आपको जिस मर्जी रूट से जाए वहाँ ट्रैफिक होती है। मैं आपको जिस मर्जी रूट से मैंने नहीं कहा, नहीं आमिर भाई मैंने जिस मर्जी रूट से नहीं कहा। एक बात, मैं हूँ, मेरा ना बाप दादा भी लाहौर में पैदा हुआ, मैं बाहर से आया नहीं। अच्छा ये लाहौर में पैदा हुए, यहाँ पे जो 1,25,00,000 की आबादी है वो लाहौर में पैदा नहीं। ये लाहौर शहर हमारे सामने बसा है, यहाँ पे हमें इसके गली कूचों का पता है। आप मन तक चेक करें, आप मन तक नहीं पता वो। अच्छा देखिए जी, जो ट्रैफिक ब्लॉक है उनको नहीं पता। एक सवाल का, नहीं आपको नहीं पता, एक सवाल का जवाब आपको नहीं पता ना, सीधी बात है। स्कूल के टाइम पे मैंने मान लिया रश होता है, आप मुझे ये बताएं कि मैच की वजह से सर, रूट मैं को बंद किया जा रहा है, ये एक प्रोग्राम जो है 27 फरवरी के बाद करेंगे, हम ट्रैफिक होगी या नहीं होगी? 27 फरवरी के बाद करेंगे, और फिर मैं पूछूंगा कि लाहौर में कहाँ ट्रैफिक ब्लॉक थी। आमिर भाई मुझे ये पता है कि आप मैच पुलिस की नहीं हो रहे एफर्ट थे, तो मैं बहुत पुलिस स्मूथली फिरोजपुर रोड पे सफर करती थी, और मेरे ख्याल से 15 मिनट में 14 मिनट में मैं अपने घर भी पहुंच जाती। बिल्कुल हो जाता है ये, इसमें कोई शक नहीं है, जब 15 से 20 मिनट में पहुंच जाती है। लेकिन अगर एक इमरजेंसी की सूरत हाल है आपके लिए, आपको पेश आई, तो आमिर भैया ऑल इज वेल करते हुए निकल जाए। ये भाई फार्मूला है, ये जरूर लगाएं, लेकिन इससे ये ना कहें कि और आप एक काम ये फार्मूला भी लगाएं, और जो आमिर भाई कह रहे हैं ना लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल नहीं है, हम सुकून से जा, मैंने कब कहा कि अल्टरनेट रूट्स लें, आपको मसला नहीं होगा। आप ये क्लिप शेयर करें और फिर जो नीचे कमेंट्स करेंगे ना लोग, अच्छा वो आपको बता देंगे। अच्छा ब्रेक का इशा कह रही है, लेकिन एक बात जहन में रखें कि PSL के बाद भी हमें शो करें। हाँ जरूर करेंगे आमिर भाई। नाज़रीन हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर है हमारी लेस्को मुलाजिमीन की मिली भगत से जी बिजली चोरी। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया इंकशाफ नहीं है। डिफेक्टिव कोड की आड़ में मीटर गायब किए जा रहे हैं। आमिर भाई हर 15 दिन बाद ये स्टोरी हमारे पास होती है। ये लोग क्यों पहुंच से बाहर हैं, इनकी क्यों पकड़ नहीं हो सकती है बिजली चोरी जो करा रहे हैं? सब अगर मिले होंगे तो फिर कौन पकड़ेगा एक दूसरे को? सब अफसरों तक ये पैसे जाते हैं। और मैं बिजली और गैस दोनों की चोरी जो है ये अमले की मिली भगत के बगैर हो नहीं सकती है। हम लोग जो घर में प्लग इन करने के लिए भी डरते हैं करंट से, क्या हम 11 kV की और बाकी जितनी kV की तारें हैं उन पर हम कुंडा डाल सकते हैं? कौन डालता है? मीटर के मुतल्लिक मुझे कुछ पता नहीं है। बाहर वो खंबे पे लगा हुआ है, घर से कोई 25-30 मीटर दूर उस खंबे पे लगा, मुझे क्या पता उसकी यानी इसके डायरेक्टली जिम्मेदार बीच में जो लोग हैं जो बिजली चोरी कराते हैं। मेरे घर पे पर्ची आई, उस पर नंबर लिखा था, मैंने उसको फोन किया। मैं सच्ची बात है कि उसने कहा कि मैं आपके मीटर को डिफेक्टिव करता हूं, मैं लाइनमैन हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है। वो मैंने शायद सिप्रा को दिया, शायद सिप्रा ने उसके खिलाफ इंक्वायरी कराई। वो हर घर में एक पर्ची बांट के गया था जिस पर उसका सेल नंबर लिखा था कि अगर आप बिजली, ये भी गर्मियां शुरू होंगी ना, शायद आप लोगों के भी साथ ये इत्तेफाक हो जाए कि आपको एक नंबर लिखा हुआ मिल जाए कि आप मुझसे रब्ता करें, आपका बिल काम आएगा। बाद में क्या करेंगे? बाद में उस मीटर को डिफेक्टिव करार देंगे, जमा करा देंगे, और आप जो है सुमरू साहब 20 सेकंड इनकी पकड़ हो सकती है? नहीं, मुझे यस और नो में आपका आंसर चाहिए। बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पैसे लाइन लॉसेस में रिकवर कर लेते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं, यहाँ से पैसे तो ये पैसे कमाने का एक सिलसिला बना है जो कि नहीं रुक सकता। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। ट्रैफिक के बगैर आज आपने मुझे जाके दिखाना है, ठीक है नाज़रीन? हमने लेनी है एक ब्रेक, और कल बल्कि नेक्स्ट टाइम जब आमिर भाई आएंगे तो आज का एक्सपीरियंस जरूर मैं इनसे पूछूंगी। यो अब आपने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ट्रैफिक फंसेगी नहीं, फंसी होगी जहां से नहीं जाऊंगा मैं, मुझे पता है ट्रैफिक कहां फंसी है, मैं गूगल मार दूंगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं, अक्सर हम शिकायतें करते देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि हमारी तालीम का बेड़ा गर्क होकर रह गया है, बच्चे उस तरह से पास आउट हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं,
प्रैक्टिकल्स क्योंकि नहीं कराए जाते हैं, रिसर्च पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो तालीम जो एक्चुअली होनी चाहिए वो हम स्टूडेंट्स को उस तरह से वो निखार नहीं देखते ना स्टूडेंट्स की शख्सियत में। तो वजूहात इसकी क्या हैं? बड़े बड़े तालीमी इदारे, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं तो नकाइस हैं जिनको हल करना है, जिनको दूर करना है, ताकि हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम मेयारी तालीम, जिसका दावा हम हुक्मरानों से भी सुनते हैं, वो वाली तालीम हम दिलवा सकें। इस पर हमारे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो भी स्पेशली काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि ये बड़े तालीमी इदारे जो हैं वो किस तरह से स्टूडेंट्स की तालीम के लिए कोशा हैं, और साथ ही साथ जो इश्यूज़ हैं उनको हल करना जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, इस पर क्या किया जा रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर अरशद अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर हैं लम्स के। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, और डॉक्टर अरशद साहब के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी इस साल एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ से इंटरनेशनल एजुकेटर्स ऑफ द ईयर के तौर पर इनको मुंतखब किया गया है। बहुत बड़ा एजाज़ है, कैसा लगा? जी मुझे तो बहुत खुशी हुई इसमें कि इट्स अ बिग ऑनर। एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स जो 70 मुल्क में उनके चैप्टर्स हैं, इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इज़्ज़त इसकी सिर्फ ये मेरे अपने अचीवमेंट्स के बारे में रोशनी नहीं छानी चाहिए। ये तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो फैकल्टी है उनका नज़र पड़ा है अब पाकिस्तान पे। तो उन्होंने देखा है कि ये पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर को पहली दफ़ा उन्होंने ये एक अवार्ड दिया है। तो मैं तो सिर्फ एक शीशे के तौर पे मैं आई एम अ मिरर, जहाँ पर रिफ्लेक्शन है उन लोगों का वो जो असल काम कर रहे हैं। तो मुबारक तो उनको जानी चाहिए। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से बड़ापन है कि आप कह रहे हैं कि जिन लोगों का असल काम है बगैर किसी काम के ऐसे अवार्ड नहीं मिल जाता, तो वो आप अपनी मेहनत का सिला भी दूसरों पे दे रहे हैं। तो चले, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, एजुकेशन सिस्टम पे भी हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले माशाल्लाह से आप वाइस चांसलर हैं लम्स के, और ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने को हैं आपको ये जिम्मेदारियां संभाले हुए। लम्स की तालीमी मैदान में खिदमात को कैसे देखते हैं आप? तो हम तलाश करते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि किन बच्चों में ख्वाहिश है, कौन ख्वाब देख रहे हैं इस तरह के कि उनकी ज़िंदगी खुद बेहतर हो, और वो जो आसपास जिन्होंने उनको पाला है उनकी कैसे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो इसमें मेरिट और क्वालिटी आप पूछ रही थी कि फ़र्क क्या है। फ़र्क यही है, हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं कि डिस्पाइट वो कोई सूबे से हों, कोई भी शहर से हों, तो इनफैक्ट हम 140 सूबे और शहर में हर साल ढूंढते हैं बच्चियों को कि आप ये स्टैंडर्ड आप अचीव कर सकते हैं। उसमें हम आपकी मदद भी करेंगे, आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अचीव कर पाएँ। तो हर साल ये आउटरीच प्रोग्राम है, उसमें से लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों में अप्लाई करते हैं, और फिर हम 1000-1200 लोगों को लेते हैं हर साल, और अब कोई 5,500 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। तो उनमें से पता ये हमें तजर्बा ये है कि अगर आप सब लोगों को शामिल करें तो एक तो डाइवर्सिटी पे बहुत ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होता है लोगों को। उसके अलावा लोग जो आते हैं अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी उनकी जो हैसियत है वो पेश करते हैं हमें। तो हमें तो उनसे सीखना है, वो हमसे सीखने आते हैं, लेकिन हम उन्हीं से उतना ही सीखते हैं। तो उनमें से आप देखें फिर किस तरह के ये लोग क्या करते हैं आखिर में। फ़र्क ये है कि लोग समझते हैं कि जो लम्स आएगा वो बाहर चला जाएगा, और फिर पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। ये गलत फहमी है। अब मैं आप उसको प्रूफ ये बताऊं कि कल एक अनाउंसमेंट हुआ था CSS एग्जाम्स का। उसमें देखें 17,240 लोगों ने एग्ज़ाम लिखा, उसमें से 2% लोग कामयाब हुए, अबाउट 40% women, बाकी मर्द। उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आर फ्रॉम लम्स। अब आप उनका देखें कि ये कहाँ से आए हैं, उन्होंने क्या किया है, इनकी मेहनत के अलावा इनका मोटिवेशन क्या था।
तो ये कैसे आगे इतना चले गए। अब आप देखें नंबर 1 जो है जिनका नाम है अली शेख, वो मैनेजमेंट साइंस में उन्होंने डिग्री की 2017 में, और पब्लिक सर्विस में उन्होंने अपना ही इज़ फ्रॉम गुजरांवाला, लाहौरी हैं लेकिन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो उनके जो ख्वाब थे वो रियलाइज हो चुके, बिकॉज हमने एक माहौल दिया कि अगर आपको ख्वाहिश है तो स्काई इज द लिमिट। यानी आप ये कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो कि वाकई कुछ करना चाहते हैं उनके लिए आपके दरवाजे हमेशा के लिए एब्सोल्युटली। अब मुझे ये बताइएगा अरशद साहब, एक आम तासुर है कि अब तालीम भी ना बिजनेस बनता चला जा रहा है, बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ेगी तो आप किसी अच्छे इदारे में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, हम सोचते हैं कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हर वक्त बेहतर कहीं और है, आसपास नहीं देखते। हम ये तक नहीं देखते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के लोग हैं जो मेहनत पहले और बहुत हार्डशिप के बावजूद बहुत आगे चले गए। अब आप देखें बल्तिस्तान जाएं, बहुत से पाकिस्तानी जा रहे हैं, बिल्कुल, उनको अब वो नज़ारा देखने जाते हैं, लेकिन असल नज़ारा तो ये है कि वो लोग जो हैं वो क्यों 20-25 साल ज़्यादा रहते हैं। आई मीन देयर एवरेज एज इज मच लॉन्गर। तो उनका शायद कोई डाइट होगा, उनकी शायद कोई लिहाज होगी, जिस तरह वो अब उनकी कामयाबी की वजह क्या है। फिर आप देखें क्लाइमेट चेंज है, जैसे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट इंक्लूडिंग यंग पीपल कि भाई हमें कुछ करना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी जगह मेरे ख्याल में जो पूरी दुनिया देखेगी और देखना शुरू कर लिया है उन्होंने, दैट इज द नॉर्दर्न एरियाज। अपने हिमालयज में द सेकेंड लार्जेस्ट स्नो कवर्ड एरिया इन द वर्ल्ड। तो अब वो क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है हमारी आंखों के सामने हो रही है, तो रिसर्च करना जरूरी है, उधर हमें सॉल्यूशंस, लोकल सॉल्यूशंस देखना जरूरी है। तो आई थिंक अगर हम बाहर के बजाय अपना घर पहले साफ करें। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा जी, हर कोई चाहता है वो अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिला सके, डिग्रियां उनके हाथ में, जॉब उनको नहीं मिल रही, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे और इतने बेबस नजर आते हैं। इशू क्या है, बुनियादी मसाइल क्या समझते हैं? बहुत इश्यूज हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन इश्यूज में फंस ना जाएं हम। इश्यूज को एनालाइज जरूर करें, लेकिन वो दुनिया ऐसी ना हो जाए कि फिर आगे कुछ नहीं दिख पाए। तो इश्यूज क्या है? इश्यूज देखें, ड्रग एडिक्शन ह्यूज इशू इन पाकिस्तान, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और ये किन को लग रहा है, ये जो जिनकी उम्र है 10 साल से 16 साल तक, उन पे सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। तो ये कोई वीक लोग नहीं है, ये एक डिजीज है, ये एक लोग जब होपलेस हो जाते हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, दे गो टुवर्ड्स ड्रग्स। तो हमें उसको इस तरह देखना है कि वो एक दूसरे की मदद करें। हम देखें कि किस तरह हम उनको हेल्पलाइंस दें, उनके लिए काउंसलर्स हों, उनकी कोई एक्सेस हो कि उनको रोल मॉडल्स हों कि भाई आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो ये तो एक ही इशू है। बाकी अब देखें, क्वालिटी जो आपने बोला है वो बहुत ज़रूरी बात। अगर क्वालिटी पे हम जोर नहीं लगाएंगे तो फिर हम कागज़ दे रहे हैं, अब वो कागज़ से आपको जॉब तो नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर ये नहीं बोलता है कि आपको क्या याद रहा है एग्ज़ाम के अंदर, वो तो वो पूछ रहा है कि आप क्या कहते हैं, मेहनत में, सही बात करने में और दूसरों की मदद में आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे जोड़ेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है। ब्रिटिश हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर हैं जिनकी अब्दुल अलीम खान साहब से मुलाकात हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने ये पूछना है कि लम्स में जदीद तालीम के फ़रोग के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। रिसर्च वर्क, उम्दा तालीम जिसको कहा जाता है, उसके लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब कहिएगा। तो हमारी बिजनेस यही है कि सीखना सिखाना, उस पे तवज्जो दी जाए। लेकिन इसके मायने क्या हैं सीखना और सिखाने के? तो इसमें हम फैकल्टी और स्टूडेंट्स पार्टनर्स के तौर पे इन दोनों को इस तरह समझते हैं कि
इन दोनों को सीखना है। फैकल्टी अपनी रिसर्च परस्यू करती है, जो भी उनका सर्विस की एक और जगह रखते हैं, और वो सर्विस बहुत वो समझने के लिए पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल हैं, हमारे पानी के मसाइल हैं, हाइड्रोलॉजी में देखिए इंडस रिवर चल रहा है हिमालय से बिल्कुल अरेबियन सी तक, लेकिन पानी तो है, लेकिन पानी का इस्तेमाल, उसका मैनेजमेंट और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है, पावर सेक्टर हमारा है वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू दैट। तो हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, इसके अंदर अगर हम पानी और पावर पे तवज्जो अगर नहीं दें तो फिर हमारे मसाइल दूर नहीं होंगे। तो लम्स में हम ये कर रहे हैं कि आप रिसर्च जो कर रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, आप सर्विस का नहीं भूलें कि लोगों की जिंदगियां किस तरह बदलेंगी आपके काम से। तो उसमें सेंटर्स बनाए गए हैं, लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट है, उसमें देखें अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, लोगों को पता ये नहीं है कि जो हमारी एनर्जी पॉलिसी है उसमें अप टू $10 billion आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो लम्स से आए हैं। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, ये जो स्मॉग है तो ये काफ़ी उसका कनेक्शन ये गाड़ियों के साथ है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो अब अडॉप्ट की गई है, ये लम्स में बनी थी। तो अब यहाँ पर बच्चे ये सीखते हैं कि हम इसको अपना करियर किस तरह बनाएं, हम इस तरह किस तरह कंट्रीब्यूट करें। सो वी हैव टू लुक एट इश्यूज, whether they are engineering issues, whether they are science related issues, and whether they are humanities and social sciences. ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी, हम लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अब देखें औरतों का जो उनकी हैसियत है, उनकी इज्जत है, जो वो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसका सोचते नहीं है। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए लीडरशिप पोजीशंस, अब जैसे हमारी फर्स्ट टाइम आई एम सो प्राउड टू शेयर विथ यू आवर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल आर बोथ वुमेन एंड दे आर रोल मॉडल्स फॉर अस, सो वी लुक अप टू देम एंड वी वांट टू लर्न फ्रॉम देम। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो लोग आला तालीम हासिल कर रहे हैं, हमने उन तक रसाई जो है आसान बनानी है, जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें लम्स जो है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कोविड ने हमें 1-2 सबक इसमें सिखाए हैं। वो एक रेस शुरू हो गई है ना कि अब आपको नई नई चीजें करनी है, और जरूर करनी है। जी, नई करनी है, लेकिन देखें अब दुनिया बदल गई है फ्रॉम एक और तरीके से, जिस तरह कारोबार हो रहा था, जिस तरह लोग सीख रहे थे, सिखा रहे थे, अब है प्लेटफॉर्म। हर चीज प्लेटफॉर्म के तौर पे आगे बढ़ रही है। तो अगर हम सिर्फ 5,500 लोगों को पढ़ा रहे हैं और हम सोचें कि हमें ये 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ाना है या 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ाना है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि रीजन पे इम्पैक्ट हो, सो वी हैव टू थिंक ऑफ प्लेटफॉर्म्स, एंड इसमें लम्स एक्स इज आवर प्लेटफॉर्म एंड वी आर पार्टनरिंग। इसमें देखें मिल के काम अगर करें तो बहुत आगे जाएंगे, अकेले करेंगे तो फिर थोड़ा इम्पैक्ट होगा। तो जब आप ये वर्चुअल लर्निंग का पूछ रही हैं, इसमें कोलैबोरेशन के साथ हम 8-9 यूनिवर्सिटी मिल के सोच रहे हैं कि हम किस तरह के कोर्सेज सब लोगों को दें जो एक्सेस के तौर पे उनके लिए आसानी हो जाए, और मनी शुड नॉट कम इनटू द पिक्चर। डॉक्टर अरशद हमारे साथ मौजूद है। फैकल्टी बहुत मैटर करती है, फैकल्टी की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम बहुत मैटर करती है, तो इस पर लम्स क्या अपनी कोशिशें जारी रखते हैं कि आपको जदीद तकाज़ों के मुताबिक फैकल्टी को ट्रेन भी करना है? अदरवाइज तो फिर वो स्टूडेंट्स भी पीछे रह जाते हैं, टीचर्स भी पीछे रह जाते हैं, और अब तो वो दौर ही नहीं है। अब बहुत सारी हम ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं, टीचर से नए सवाल कर रहे होते हैं, उनके बारे में पूछ रहे होते हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारा सबसे बड़ा एसेट फैकल्टी है। अब ये फैकल्टी को आप जब शामिल करते हैं कि भाई आप अगले 30 साल हमारे साथ काम करें, तो उनको ये नज़र में देखना होता है कि भाई उनकी करियर प्रोग्रेशन किस तरह होगी, उनके पीयर्स में वो नॉलेज में किस तरह वो अपना एक्सपर्टीज़ शेयर करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो मैं बता रहा था आपको सर्विस के बारे में, ये कल्चर वाली बात होती है।
तो हर इदारे का अपना कल्चर होता है। सही। तो पाकिस्तान में ऐसे इदारों जैसे लम्स हैं, कमी नहीं है, लेकिन हमारे भाई बहन सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इतनी सारी हैं जिनमें ना फैकल्टी है, ना क्वालिटी की कंसिडरेशन है, और ये जो हम बात कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी की, उसमें वो लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे को ऊपर चढ़ाएं, मैं आपको एक मिसाल दे दूं इसकी जो हम कर रहे हैं फिलहाल। हम 35 साल पुराने, अभी हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। एक नई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, 3 साल पुरानी। तो उनके वाइस चांसलर आए, उन्होंने कहा देखें स्कर्दू में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, आप हमारे से मिलके काम करें। अगले हफ्ते में पहुंच गया उनके साथ, पूरी टीम लेके गए वहाँ पर। अब उसका नतीजा 4 महीने बाद ये है, 5 कोर्सेज हम पढ़ाएंगे स्कर्दू में, उनके साथ को टीच करेंगे। जबरदस्त। 150 लोग हमारे, उनके 150 बच्चों के साथ उनके घर पे रहेंगे कि वो ये सीखेंगे कि उनका माहौल क्या है, उनकी तरबियत क्या है। बहुत एक्सपीरियंस आपके एक्सचेंज होंगे, बहुत सारी नई राहें खुलती हैं, बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं। मल्टीप्लाई। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, एक तो आपके लम्स से हवाले से फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, दूसरा स्टूडेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? फ्यूचर प्लान्स ये हैं, बड़ा प्लान ये है कि 35 साल में काफी तरक्की हुई, तो वी आर लाइक अ स्टार्टअप, यू नो। हमने शुरू किया और अब कहीं पहुंच गए हैं पाकिस्तान में। अब हमें देखना है पाकिस्तान के आगे, ये रीजन में हमारे नेबर्स देखें, क्या जबरदस्त नेबर्स हैं, नेबरहुड बहुत जबरदस्त है। पूरा वेस्ट इज लुकिंग एट द ईस्ट, वो चाइना को देख रहे हैं, वो सिंगापुर को देख रहे हैं, वो मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब हमारे नेबर्स हैं, बिल्कुल, इंडिया इंक्लूडेड। हमें आगे तरक्की करनी है अपने नेबर्स के साथ। तो लम्स का नाम जो है और लम्स का काम जो है वो ये रीजन में और फिर दुनिया में इंशाल्लाह इसी तरह बढ़ेगा कि अगर हम मिल के यूनिवर्सिटीज़ अपना रिसर्च है कि आप ख्वाब देखते रहें, आप रोल मॉडल्स खुद बने और हमें सिखाएं। आपकी ज़बान, आपका कल्चर, आपकी मेहनत, वो आप मिलके आप भूलें नहीं कि आप जो सोच रहे हैं आगे जाके किस तरह अपनी कंट्री को सर्व करेंगे, किस तरह अपनी फैमिली को सर्व करेंगे और किस तरह अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। ये जोड़ के मिल के सोचें, करें। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कोई और मुल्क में नहीं, और इन तमाम चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, बेस्ट प्लानिंग और टाइमली प्लान करना है, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब जरूर होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ हमारे मौसमी फल ऐसे हैं जो अक्सर लोग कहते हैं वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा। मुझे ग्रेप फ्रूट के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या वाकई इससे वज़न कम हो जाता है? क्या वाकई ही अगर आप ऑरेंज मौसमी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, वज़न कम करने में भी? फिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है अगर वाकई इससे वजन कम होता है? तो ये चीज़ें आपको मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। हमारे साथ सहर चावला मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ मैंने फ्रूट्स के नाम लिए, तो सबसे पहले आजकल लोगों का बड़ा कंसर्न रहता है, इंक्लूडिंग मी, कि आपने वेट कम करना है, तो क्या वाकई ही ग्रेप फ्रूट से वेट कम होता है? ये तो यूनिवर्सल कंसर्न है हमारे पास कि आपने वेट कम करना है। जिसका वेट कम भी है उसको भी यही कंसर्न है कि मैंने वेट कम रखना है कम से कम। सो ग्रेप फ्रूट से डेफिनेटली वेट कम होता है, लेकिन वो तब कम होता है जब आप ग्रेप फ्रूट को किसी मील की जगह यूज़ करते हैं। अच्छा। जब आप उसका सब्स्टिट्यूट बनाते हैं, ये नहीं करते हैं कि आपने दोपहर को बिरयानी और सुबह नाश्ते में आलू का पराठा खाए और आप शाम को ग्रेप फ्रूट जूस पी रहे हैं कि मैं तो आजकल रोज़ ग्रेप फ्रूट जूस पी रही हूँ, बस अब मेरा वेट कम होने वाला है। अदरवाइज ग्रेप फ्रूट जूस अमेजिंग है, उसका जो विटामिन सी कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। इट्स मोर देन 36 मिलीग्राम आपके पास एक ग्रेप फ्रूट सर्विंग में। विटामिन सी आपके पास क्या करता है ना कि जो आपके फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, जो आपके एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड निकलता है, उसकी जो डिग्रेडेशन, उसके तोड़ने का प्रोसेस है लिवर में, उसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। विटामिन सी कोएंजाइम एक्ट करता है, उसको तेज कर देता है बीटा ऑक्सीडेशन को, यानी जो आपकी फैट बर्निंग स्पीड है वो आपके पास इंक्रीज हो रही है। फिर ग्रेप फ्रूट आपके पास कैलोरीज आपकी बहुत कम है। मैं नॉर्मली आपको पता है फ्रूट जूसेस के हक में नहीं बोलती, लेकिन अगर किसी ने ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल करना है तो उसमें इतनी कम कैलोरीज है, और 45 कैलोरीज और समथिंग, कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है अगर आप उसको एज अ होल फ्रूट लेते हैं। और मजे की बात यह है ना कि उसमें दोनों टाइप
टाइप के फाइबर मौजूद हैं, मैं इसकी तशरीह भी करती हूँ। उसमें सॉल्युबल फाइबर भी मौजूद है और इनसॉल्युबल फाइबर भी मौजूद है। सॉल्युबल फाइबर मौजूद होने की वजह से वो ये करता है कि जब आपके स्टमक में पहुंचता है तो उसमें एबिलिटी होती है कि वाटर को ज़्यादा इकट्ठा कर देता है, जल बना लेता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब कैलोरीज भी मैंने कम ली है, ठीक है, और मेरी डाइजेशन भी स्लो है, तो मेरा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। इनसॉल्युबल फाइबर आपके पास क्या करता है कि आपकी आंतों की बाल मूवमेंट्स रेगुलेट करता है, जो कोलेस्ट्रॉल एंड टॉक्सिन्स है उनको भी जिस्म से फ्लश आउट करता है। इसलिए ग्रेप फ्रूट को आपके पास इतना ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर और इम्यूनिटी वो सप्लीमेंट की तरह भी आपके पास कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी करता है, क्योंकि आपके जिस्म से जो आंतों से टॉक्सिन्स की एक्सक्रीशन है उसको ये तेज करता है। बेस्ट टाइम कौन सा है आपके ग्रेप फ्रूट? मैं सजेस्ट करूंगी कि ग्रेप फ्रूट आप बेस्ट एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक ले लें, ठीक है, या फिर आप उसको एज अ मिड इवनिंग स्नैक ले लें। मैं खाली डिनर में लेना इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगी, खाली फ्रूट्स में डिनर में लेना वैसे भी इतना सजेस्ट नहीं करती कि फिर उसके बाद आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो मिड मॉर्निंग स्नैक लंच से पहले जब आप अपनी बॉडी को खाने के लिए प्रिपेयर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं चाह रहे कि आप बहुत जल्दी लंच कर लें, आई थिंक इट इज एन एक्सीलेंट आइडिया टू टेक इट एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक। ब्रेकफास्ट में भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आपको पता है थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा प्रोटीन, ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, और कोशिश करें कि होल ग्रेप फ्रूट लें, तो ये बहुत अच्छा। अगर आप बहुत ज्यादा भूख आपको लगी है, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके एक घंटे बाद फिर आपको भूख फील हो रही है और फिर आपने कुछ खा लिया है, फिर तो मेरे ख्याल से ऐसा इसका कोई फायदा नहीं रह जाता। डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है, इसी तो ना मैं कह रही हूँ कि आप इसको एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक इस्तेमाल करें। जब आप मिड मॉर्निंग स्नैक का आपके पास क्या टाइम होता है, यूजुअली 11 साढ़े 11 बजे, ठीक है, 1 डेढ़ 2 बजे आपने लंच कर लेना है। अच्छी बात है कि लंच से पहले आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज हो गया हुआ है, और अच्छी बात है कि लंच के टाइम तक आप पहुंच भी गए, नाश्ते और लंच के बीच में आपने कोई ऐसी अनहेल्दी मंचिंग भी नहीं की। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैं जितने भी अपनी ये डिटॉक्स ड्रिंक्स, ये जो करेले का जूस वगैरह ये सब कुछ होता है, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल इस तरह प्लान करती हूँ कि लंच से 1-2 घंटे पहले लूँ। तो और अच्छा मजे की बात है कि अजीब सा आपको एनर्जाइजिंग इफेक्ट भी मिलता है, ये सारी ड्रिंक्स और ये सारे फ्रूट्स जो है लेके आप एक्टिव हो जाते हैं, मेंटली अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इसकी? आप 2 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 या 3 ले रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन में इसके बाद 1 फ्रूट सर्विंग से ज्यादा न लें, क्योंकि चाहे जो भी हो फिर फ्रूट शुगर है तो फ्रुक्टोज ही ना, बिल्कुल, फिर आपके पास शुगर ज्यादा हो जाएगी। और एक तो आप इजिली डायबिटीज के पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल डायबिटीज के पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए वो लोग हैं जो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स पे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेप फ्रूट जो है वो आपके पास इन ड्रग्स इन मेडिसिन के एक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं, प्रूवन इंटरफेयर करते हैं इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो लोग आपके पास ब्लड थिनर्स पे हैं वो जरा एहतियात से रहें, क्योंकि ग्रेप फ्रूट खुद भी आपके पास ब्लड थिनर है। खुदा ना खास्ता अगर बाद में कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ब्लीडिंग अनकंट्रोल भी हो सकती है। अगर ग्रेप फ्रूट, अदरक, लहसन या किसी हल्दी, ये सारे ब्लड थिनर्स हैं, इनका अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था तो अदरवाइज अपने जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं वो भी ध्यान से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उनके एक्शन के साथ भी इंटरफेयर करता है। जो लोग मेडिकली हेल्दी और नॉर्मल है वो एक ग्रेप फ्रूट रोज खा सकते हैं जी, तो वो इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। कितना वेट लॉस इससे हो सकता है 1 महीने में, अगर कोई अपना टारगेट रखे कि मैंने इतना वेट लॉस करना है? कोई भी 2-3 इंसान एक डाइट प्लान के साथ एक जितना वेट लूज नहीं करते हैं। हाँ। ये बात रोज मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ। आप देख रहे हैं मोटिवेट होते हैं, फलां ने इतना वेट लॉस किया, अच्छा मैंने भी करके दिखाना है। बहुत अच्छी बात है अगर आप करें। देखें, किसी और का हाइट और बॉडी रेशियो डिफरेंट है, किसी और का मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है, किसी और की हो सकता है एज आपसे 10 साल कम हो, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होगा, आपका हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई हार्मोनल इशू हो, आपके हो सकता है लेप्टिन हार्मोन वो इनसेंसिटिव हो आपके वेट लॉस में। इसलिए मैं अपने थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि हर एक का, किसी का 1 महीने में 8 किलो लूज हो जाता है, किसी का 1 महीने में 1.5 या 2 किलो लूज होता है। शिकायत करने लग जाते हैं ना कि अच्छा आपने फलां बंदे की पोस्ट लगाई थी उतने तो उसने तो इतनी देर में कम किया। तो डिपेंड करता है ये फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन कि आपकी एज क्या है, आपकी हाइट वेट क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस लेवल कितना है, क्योंकि आपकी सोने उठने की रूटीन क्या है। ग्रेप फ्रूट जूस मैं दिन में 2 बार पिलाऊं किसी को और वो रात को 3 बजे तक जाके अपना इंसुलिन बढ़ाए और वो कहे टिड मेरा अंदर नहीं हो रहा, दिस कांट हैपन, यू नो। सो ये जो है कंप्लीट मजमुआ है, एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन, यानी पूरी लाइफस्टाइल आपका इसमें मैटर करते हैं। अदरवाइज ये नहीं कि आप जितनी मर्जी एफर्ट करते रहे और आप बाकी चीजों पे नहीं देख रहे हैं तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। माल्टा और मौसमी क्या ये भी वेट कम? एब्सोल्युटली, माल्टा और मौसमी भी जो है आपके पास उसमें अराउंड एक सर्विंग में
50 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। अगेन ये आपके पास हाई फाइबर है, कमाल है। कैलोरीज इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू ग्रेप फ्रूट, बट अगेन ये आपके पास सिट्रस फ्रूट्स हैं। अगर हाँ, फ्रुक्टोज कंटेंट, शुगर कंटेंट इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1 या 2 अगर आप दिन में लेते हैं, अराउंड 70 कैलोरीज हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने जिस मौसम में जो फल उतारा हुआ है वो इसी वजह से उतारा हुआ है कि उस मौसम में सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो आपको विटामिन सी की ज़रूरत है सर्दियों में, बिकॉज सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। सबसे प्लेजेंट एक्सपीरियंस अगर हम सब अपनी सर्दियों का बताएंगे तो वो धूप में बैठ के माल्टे खाना। मैं यही कहने लगी थी कि जब आप धूप में बैठ के माल्टे खाना शुरू होते हैं तो फिर आपको नहीं पता होता, आप 3, 4, 5 भी सम टाइम इकट्ठे खा जाते हैं, तो आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है? मैं तो दिन में 1 से ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आप बिल्कुल भी कोई और फ्रूट नहीं ले रहे हैं तो दिन में 2। मैं कोई भी फ्रूट जो है दिन में 2 फ्रूट सर्विंग से ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न आपके पास ये है कि जो आपके पास फ्रूट शुगर है, फ्रूट्स नॉर्मली लोग कहते हैं ना इसका नुकसान नहीं है, ये वेट नहीं बढ़ाएगा, जितने मर्जी आप खा लें, इसका ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फ्रूट शुगर है आपके पास, वो जो फ्रुक्टोज होता है, जब हम शुगर को ग्लूकोज की फॉर्म में लेते हैं वो बॉडी के हर सेल में जाती है मेटाबोलाइज होने। जब हम शुगर को फ्रुक्टोज की फॉर्म में लेते हैं, फ्रुक्टोज को सिर्फ लिवर मेटाबोलाइज करता है। लिवर एक हद तक फ्रुक्टोज का बर्डन मेंटेन करेगा, उसके बाद फ्रुक्टोज आपके पास फैट में कन्वर्ट होगा। और इसके साथ साथ जो फ्रुक्टोज है आपके पाथ उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस करने की भी एबिलिटी ज्यादा होती है, और हंगर हार्मोन जो है रेलिन, उसके लेवल्स को भी डिसरेगुलेट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। तो फ्रुक्टोज पे भी हथौला रखना है। बिल्कुल। अच्छा, फ्रेश जूस लोग बहुत कहते हैं स्किन के लिए अच्छे हैं, ऑरेंज जूस, आप मौसमी का अगर जूस ले रहे हैं, क्या रिकमेंड करेंगी? अना, मैं तो आपको पता है जूसेस के हक में ही नहीं हूँ, क्योंकि जब आप जूस निकालेंगे कम से कम आप 3 से 4 फ्रूट्स का निकालेंगे। अब 2 नुकसान किए अपने यहाँ पे, 2 तरीकों से आप शुगर बढ़ा रहे हैं। एक तो 3 से 4 फलों का आपने शुगर उसमें ऐड कर लिया। दूसरी जो हम बात कर रहे थे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की, जो पेट भरा रखते हैं, और फाइबर एक और काम भी करता है फल में। जो फल का शुगर होता है ना, उसकी आंतों से ब्लड में एंटर होने की स्पीड को स्लो कर देता है। अब जब मैंने उसका फाइबर निकाल दिया जूस करते, अब उसके शुगर ने ज्यादा स्पीड से ब्लड में एंटर होगा, ये तो आपको एक शुगर ड्रिंक जैसा इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा, फ्रुक्टोज ओवरलोड हो जाएगा। बिल्कुल भी जरूरत नहीं फ्रूट जूस लेने की अपने चीट डे के अलावा। फ्रूट्स खाएं, बस फ्रूट्स खाएं, वो आपके लिए बेहतर है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं सबको ये देना चाहूंगी कि जो फल हैं उनको डेफिनेटली एंजॉय करें, लेकिन फल की जो सर्विंग है वो 1 या 2 से ज्यादा मत रखें। और प्लीज ग्रेन्स और अपनी प्रोटीन को फलों से सब्स्टिट्यूट ना करें। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब की जरूरत है। फल को एतदाल में इस्तेमाल जी, जो कुछ भी खा रहे हैं वो एतदाल से आप खाएंगे तो आप तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। और वो जो हम बात कर रहे थे कि हर किसी को वेट कम करना है, वो भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जैसे ही तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा, एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अभी हमने सेगमेंट शामिल करना है, हम जैसा कि आपको रेट लिस्ट बताते हैं, सब्जियों की कीमतें बताते हैं। तो हसनैन की तरफ चलते हैं, बाहर मौजूद हैं। जी हसनैन। आज सब्जी मंडी में थोड़ी तेजी देखने में आई है। जो सब्जियों की कीमतें हैं वो बड़ी हैं, और जो सरकारी कीमतें हैं और ओपन मार्केट में जो फरोख्त होने वाली सब्जियां हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें तजाद देखने में आया है। जैसे कि आलू कच्चा नया की बात की जाए तो जो सरकारी कीमत है जी वो 26 रुपए फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो आलू कच्चा नया दर्जा अव्वल है वो 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 20 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 35 और 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल जो है जी उसकी सरकारी कीमत 115 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 140 और 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। बात की जाए जी इसके अलावा लहसुन की जो सरकारी कीमत बताई जा रही है वो 395 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में 410 और 415 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। खीरा फार्मी की सरकारी कीमत 50 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 60 और 65 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो मेथी है जी सरकारी कीमत उसकी जो है वो 37 रुपए बताई जा रही है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। बैंगन की सरकारी कीमत 93 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी की सरकारी कीमत जो है जी वो 57 रुपए फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो फूल गोभी है वो 65 और 70 रुपए फी किलो में भी फरोख्त हो रही है। इसके अलावा जो शलजम है जी सरकारी कीमत 37 रुपए है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सब्ज मिर्च की जो सरकारी कीमत है वो मुसलसल जो कम नहीं। जी बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।